कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब जो मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। तो आप अपनी बातों में कौन सी ऐसी कशिश, कौन सा ऐसा असर डाल रहे हैं जो लोगों पर इतना असर कर रहा है कि आप पहले बतौर शायर जाया करते थे, अब बतौर जज जाया करते हैं? ख्वाब में हमको अक्सर एक तस्वीर दिखाई जाती है, पहले खुश हो जाते हैं फिर टूट के उस पर रोते हैं। वहशत शब और दश्तो सहरा, दरिया जंगल और पहाड़, ये सारे तो मुझसे यूं ही रोज़ लिपट कर रोते हैं। एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए, एक बुढ़िया रोज़ चौखट पर दिया रोशन करे। आग जलती छोड़ आए हो तो अब क्या फ़िक्र हो, जाने कितने शहर ये पागल हवा रोशन। तो आप अपना मुस्तकबिल क्या मुशायरों की दुनिया में देख रहे हैं? एक फ़कीर चला जाता है पक्की सड़क पर गाँव की, आगे राह का सन्नाटा है, पीछे गूंज खड़ाऊं की, और उस रास्ते पर पीछे से इतनी आवाज़ें आई जमाल, एक जगह तो मुड़ के रह गई एड़ी सीधे पाँव की। फ्रेज है कि करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवाज़ जात तो सिल पर पड़े निशान, मतलब अभ्यास करना पड़ता है। कितनी ट्रॉफीज होंगी जो आप बैतबाजी में अभी तक जीत गए होंगे? एक सहरा में जाने कितने लोग हमारे छूट गए, तब से ऐसा लगता है कि सारे सहारे छूट गए। किस दुख पर हम टूट के रोएं, कौन सा किस्सा बतलाएं, आप फ़कत बस इतना जाने, जान से प्यारे छूट गए। स्वागत है आपका आज़ाद सोच की खास सीरीज़ पॉइंट टू पॉइंट में, और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। पॉइंट टू पॉइंट के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है एक लड़का जो बोलता है तो लगता है कोई मंझा हुआ शायर बोल रहा है, जब वो लिखता है तो लगता है कोई मंझा हुआ शायर लिख रहा है। क्या जामिया मिल्लत इस्लामिया यूनिवर्सिटी, क्या जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, और क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी, और क्या जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, वो जहाँ भी बैतबाजी की कॉम्पिटिशन में गए हैं हमेशा अव्वल ही आए हैं। शायरी की दुनिया में और बैतबाजी की दुनिया में उनका कद इतना बढ़ चुका है कि वो अब बतौर शायर नहीं बल्कि बतौर जज इनवाइट किए जाते हैं। उस शायर, उस लड़का और उस जज का नाम है आसिफ बिलाल। आसिफ भाई, स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर। बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, चूँकि आप शायर हैं और मुझे लगता है बातचीत की शुरुआत अगर शायरी से ना हो तो बातचीत अधूरी रह जाएगी, तो मुझे मिराज फैज़ाबादी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब जो मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। तो आप अपनी बातों में कौन सी ऐसी कशिश, कौन सा ऐसा असर डाल रहे हैं जो लोगों पर इतना असर कर रहा है कि आप पहले बतौर शायर जाया करते थे, अब बतौर जज जाते हैं? तो उसके पीछे का राज थोड़ा बताइए। इसके पीछे जो राज हो सकती है वो ये है कि शायरी से हर इंसान को दिलचस्पी होती है, और मुझे भी ज़ाहिर है थी, और मैंने शायरी शुरू की और थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूँ। उसके बाद जब दिल्ली आना हुआ तो बैतबाजी के इवेंट्स होते रहे, उसमें जो है हम शरीक होते रहे और अच्छी पोजीशन भी मिलती रही। जहाँ भी गए कामयाबी ने कदम चूमा और ज़ाहिर है कामयाब हुए। तो उसके बाद जो है लगा लोगों को, हमारे हमदर्द में जानने वाले लोग थे सबसे पहले, तो वहाँ लोगों को एहसास हुआ कि इन्हें जो है इनके अंदर वो पोटेंशियल है, स्किल्स हैं कि ज़ाहिर है ये जज कर सकते हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया इस तरीके। चूँकि हम जब इंट्रो दे रहे थे आपका, जब बता रहे थे आपके बारे में, तो मैंने कहा कि बैतबाजी एक वर्ड यूज़ किया था। ये बैतबाजी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बैतबाजी ये जो है बहुत देरीना रिवायत रही है, ख़ास तौर से उर्दू वालों की और जो है हमारे असलाफ़ की, कि बैतबाजी शेरों के ज़रिए मुकाबला किए जाने वाला एक खेल है, जिसके बहुत सारे तरीके हैं खेलने के। जैसे कि आपको कोई ख़ास लफ्ज़ दिया जा सकता है कि इस लफ्ज़ से आप शेर सुनाइए, कोई एक ख़ास जो है मौजू दिया जा सकता है कि इस मौजू पे शेर सुनाइए, या किसी भी सिचुएशन के हवाले से। लेकिन आम तौर से जो दिल्ली में राइज है, या जो आम तौर से जिसके खेलने का ज़्यादा रिवाज है, वो ये है कि शेर के आखिर में जो हर्फ आता है उस हर्फ के ज़रिए से सामने वाले को जवाब देना होता है। ये बैतबाजी के जो कंपटीशन हो रहा होता है, तो इसमें जो शायरी बोलना होता है वो क्या अपना लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर क्या किस तरह का होना चाहिए? उसके कुछ अपने शराइत होते हैं, जिनमें बहुत से तरीके के बैतबाजी हो रहे हैं। जैसे दिल्ली में जो हो रही है वो लिटरेरी अदबी बैतबाजी, जो यूनिवर्सिटीज़ और ख़ास तौर से उर्दू के जो शोबे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में वो कराते हैं। तो वहाँ पे जो हमें क्लासिक शेर पढ़ने होते हैं, जैसे जो सिलेबस और निसाब के शोरा हैं, मीरो गालिब हो गए, और जो है सौदा हो गए, और उसके अलावा मोमिन हो गए, दाग हो गए, जिगर हो गए, फैज़ हो गए, ऐसे शायरों के शेर पढ़ने होते हैं। अपने शेर पढ़ने पर पाबंदी आयद होती है। जी, आप अपने शेर पढ़ने पर वहाँ पाबंदी होती है, लेकिन खुद जो लिखते होंगे लिख लेते हैं माशाल्लाह, मैंने सुना है कई बार।
तो मुझे ये बताइए कि लिखने का जो शऊर है, जो हुनर है, वो कहाँ से आया आपके अंदर, कैसे डेवलप किए उसको? ये तो बेसिक बात ये है इसमें कि कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी तख्लीक़कार होता है तो जो उसके अंदर आर्ट होता है, जो उसके अंदर फ़न होता है, वो बहुत बुनियादी होता है। मुझे लगता है कि वो उसकी शरीत और उसकी ख़मीर में, जिसे आप कहते हैं कि मिट्टी में कोई चीज़ जो है पनपी हुई होती है, मिट्टी में उस चीज़। क्या विरासत में मिली है शायरी क्या? नहीं, विरासत में तो नहीं मिली, क्योंकि मुझसे पहले घराने में मेरे ख़ानदान में मुझे कोई ऐसा आज तक नज़र नहीं आया जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर से इस तरीके से रहा हो कि वो शेर कहते थे बाज़ाब्ता। लेकिन मुझे ये एहसास होता है कि मेरी मिट्टी में कहीं ना कहीं कोई एक शायर बिठा दिया गया था। उसकी वजह ये रही कि घर का माहौल जो था वो बहुत दीनी था। सबसे पहले तो मेरे दादा जान जो थे वो मुझे उर्दू की किताबें बचपन में पढ़ाया करते थे। ख़ास तौर से मुझे ठंडक का मौसम याद आता है कि जब धूप जो है खिलती थी तो उस धूप में बैठ करके पढ़ाया करते थे, तो अच्छा लगता था। वो रिवायत चलती रही। मेरे वालिद साहब जो है बहुत बाज़ौक़ आदमी हैं और इसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले भी किया था। तो वो अदबी किताबें ख़ास तौर से रखे हुए होते थे, पढ़ते रहते थे और आज भी पढ़ते रहते हैं। उनका जो है मुताले से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इस बात पर हमें भी ताकीद करते हैं कि मुताला खूब किया करो। तो वो जो किताबें पढ़ते रखते थे और ख़ास तौर से अदबी किताबें होती थीं, उर्दू शेर व शायरी के हवाले से या किसी फ़नकार के हवाले से, तो वो किताबें मैं ज़रूर पढ़ता था। उसके कुछ ही हिस्से देखूं, कुछ ही वर्क पलटूं, लेकिन पढ़ता ज़रूर था। तो मेरी ज़ाहिर दिलचस्पी बढ़ती हुई चली गई और वहीं से ये चीज़ें जो है निकलती हुई आई। और बाज़ाब्ता मैं जब स्कूल में गया, मुझे याद आता है मैं उस वक्त 7th में था, तो मैंने पहली मर्तबा शेर कहा स्कूल में। चूँकि आपके लिखने पर बात आ चुकी है तो मैं चाहूँगा कि एक गज़ल या फिर कुछ ऐसा नज़्म आप जो लिखे हों वो सुना दीजिए तो बेहतर रहेगा। एक गज़ल से कुछ शेर देखें, एक मतलब कुछ शेर की। अब के ऐसा हश्र बपा है दिल के अंदर रोते हैं, अब के ऐसा हश्र बपा है दिल के अंदर रोते हैं, मेरी आँखों की उसत पर 7 समंदर रोते हैं। मैंने अपने बचपन ही में वो सरमाया दफन किया, मैंने अपने बचपन ही में वो सरमाया दफन किया, जिसकी खातिर अब तक मेरे दीवारों दर रोते हैं। ख्वाब में हमको अक्सर एक तस्वीर दिखाई जाती है, ख्वाब में हमको अक्सर एक तस्वीर दिखाई जाती है, पहले खुश हो जाते हैं फिर टूट के उस पर रोते हैं। वहशत शब और दश्तो सहरा दरिया जंगल और पहाड़, वहशत शब और दश्तो सहरा दरिया जंगल और पहाड़, ये सारे तो मुझसे यूं ही रोज़ लिपट कर रोते हैं। आसिफ साहब ज़ब्त करोगे तो पागल हो जाओगे, आसिफ साहब ज़ब्त करोगे तो पागल हो जाओगे, इस दुख पर तो अच्छे अच्छे मस्त कलंदर। वाह वाह, क्या गजब, बहुत गहराई है आपकी शायरी में। मैं देख रहा हूँ कि आप जब ये पढ़ रहे थे, जब बोल रहे थे, तो आपकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। तो ये चमक का राज क्या है? इतना दर्द कैसे छलकता है? आमतौर पर कहा जाता है कि शायर वही होता है जिसका दिल टूटा होता है या फिर बहुत गम से झेले हुए होते हैं, वो शायर बन पाते हैं। तो क्या कोई इश्क में दिल टूटा है या फिर कोई बहुत गहरा झटका लगा हो बहुत कम उम्र में, ऐसा कुछ? ग़ालिबन ये सवाल आपने जो है एक मरतबा और इंटरव्यू किया था, उसमें भी दोहराया था, लेकिन मैंने वहाँ भी आपको जवाब दिया था। इस चीज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर है आपके जो है ज़ाहिरी ज़िंदगी से कम बातनी ज़िंदगी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक इश्क जो होता है वो इंसान को किसी भी शय से, किसी भी चीज़ से हो सकता है। एक इंसान जो है दरख्त से भी मानूस हो सकता है, एक इंसान किसी ख़ास मौसम से मानूस हो सकता है, किसी एक ख़ास वक्त से मानूस हो सकता है, और वो वक्त उससे छिन जाए, वो मौसम छिन जाए या वो दरख्त वहाँ ना रहे, तो ज़ाहिर है उसमें जो है दर्द और कसक पैदा होगी, उसकी आवाज़ में, उसके लहजे में, उसकी बोल चाल में। नहीं कि अपनी जाति मसला ही हो। ज़ाहिर है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप जो लिखने का जो बता रहे शऊर अपने वालिद साहब से, दादा जान से आई है, कोई बड़े शायर जिनको आप सुनते हो, जिनको आप पढ़ते हो, आप जब लगा हो कि आपके अंदर शऊर आ चुका है फिर भी आप पढ़ते हो, खुद के लिखने के अलावा किनको किनको सुनते हैं आप? पहली बात तो ये कि आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इस चीज़ का एहसास आपके अंदर मौजूद हो कि आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत है, और ये एहसास आपके अंदर पूरी ज़िंदगी मौजूद रहना चाहिए। तो ऐसे तो क्लासिक में अगर देखें तो क्लासिक में, क्योंकि मैं जो उर्दू लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, उर्दू अदब का तालिब इल्म हूँ, इसलिए ज़ाहिर है मैं क्लासिक के शोरा को ज़्यादा पसंद करूँगा।
तो उनमें तो सबसे पहले मीर और उसके बाद गालिब मेरे यहाँ बहुत महबूब हैं। उसके अलावा बहुत सारे शुरा हैं, दाग हैं, मोमिन हैं, और जो है मैं मजाज़ को पढ़ता हूँ ख़ासा, और इन दिनों नए लोगों में शहरयार हैं। और अगर ये तो नए में आ गए, लेकिन इस तरह बाज़ाब्ता अगर नए लोग की हम फ़हरिस्त तैयार करें तो उनमें सबसे पहला नाम मैं जो रखूँगा वो इरफ़ान सिद्दीकी का होगा। अच्छा, बहुत बड़ा नाम, लेकिन इन्हें जो है फ़ेम उस तरीके से नहीं मिली और अपने वक्त में भी नहीं मिली। अब आए दिनों कुछ काम हो रहा है, रेख्ता ने भी बहुत सारा काम किया है, तो वो मंजर आम पर ज़ाहिर है उनकी चीज़ें आ रही हैं। उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए, एक बुढ़िया रोज़ चौखट पर दिया रोशन करे, आग जलती छोड़ आए हो तो अब क्या फ़िक्र हो, जाने कितने शहर ये पागल हवा रोशन करे। उसके बाद दूसरा नाम मैं लूँगा अहमद फराज का। उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफ़ा में आम थी, मैंने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख दिया। अहमद फराज। उसके अलावा एक दो नाम आएंगे, इरफ़ान सिद्दीकी और अहमद फराज के अलावा मैं नाम लूँगा तो मेरे उन नामों में जो है जमाल एहसानी का नाम होगा। जमाल एहसानी का मुझे शेर याद आता है, बहुत खूबसूरत शेर की। एक फ़कीर चला जाता है पक्की सड़क पर गाँव की, आगे राह का सन्नाटा है, पीछे गूंज खड़ाऊँ की, और उस रास्ते पर पीछे से इतनी आवाज़ें आईं जमाल, एक जगह तो मुड़ के रह गई एड़ी सीधे पाँव की। इस लहजे के बुलंद तरीन शायर जमाल एहसानी। आपको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोकप्रियता मिल रही है, जो फेमस जिस तरह से हो रहे हैं, वो कंपटीशन है बैतबाजी का। बैतबाजी कंपटीशन जब आप करने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत जज होते हैं, ऑडियंस होती हैं, जहाँ पर खड़ा होकर के बोल पाना तो बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर से जिस एज से आप गुज़र रहे हैं या हम गुज़र रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बोल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, माशाल्लाह वो लिख भी लेते हैं, लेकिन उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो खड़ा होकर के वहाँ कंपटीशन कर सके या बोल सके। तो उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? कैसे वो अपने अंदर वो ये स्किल बिल्ड करे कि लोगों के सामने बोले, पब्लिक स्पीकिंग बढ़ा ले? ज़ाहिर है मैं जिन चीज़ों को लेकर बोल पाता हूँ या मेरे अंदर जो चीज़ें कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, मैं उन्हीं चीज़ों का मतलब मशवरा दूंगा कि वो चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। सबसे पहली चीज़ कि जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, आप माइक और कैमरे के सामने हो या आप जज के सामने हैं, तो आपके अंदर एक ख़ास चीज़ हो कि आप से जज कितना मुतासिर हो रहा है और आप ऑडियंस को कितना जोड़ पा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। और आपका अंदाज़े बयां कितना खूबसूरत है, कितना साफ़ है, आपके लहजे में कितनी जो है हम आहंगी है, कितना बुलंद है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। और एक चीज़ होती है कि मश्क करना। किसी चीज़ को आप जब बार बार दोहराते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है वो चीज़ बदमज़ा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। एक फ्रेज़ है कि करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर पड़े निशान, मतलब अभ्यास करना पड़ता है। बिल्कुल जाहिर है। तो मश्क आपको जो है निखारता है, पॉलिश करता है। तो आप जो है शेर पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो उसकी मश्क ज़रूरी है सबसे पहले, जो आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करेगा और आपके अंदर हुस्न भी पैदा करे और आप खूबसूरती से वो बात पहुंचा ले जाएंगे, जिससे ऑडियंस भी मुतासिर होगी, दादो तहसीन से नवाजेगी और जज भी मुतासिर होगा। तो आप अपना मुस्तकबिल क्या मुशायरों की दुनिया में देख रहे हैं? देखिए आजकल हिंदुस्तानी मुशायरे जो है उनका मेयार तो ज़ाहिर है सबको मालूम है, लेकिन हो सकता है अगर इन मुशायरों का मेयार दुरुस्त हो जाए तो हो सकता है। दुरुस्त करने के लिए तो कोई बाहर से लोग आएंगे नहीं, वो तो हम ही और आप लोगों को करना है, और आप लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतर कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो आप लोगों के ऊपर है। तख्लीक़कार का फरीज़ा है कि तख्लीक़कार जो है, जो चीज़ें क्लासिक हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, यानी बहुत सारे लोग जो नए लिखने वालों में आए वो क्राफ्टिंग करना जो है शुरू कर दिए, तो इससे जो है माहौल ख़राब होता हुआ चला गया। और आजकल मुशायरों की जो है ख़ास तौर से खस्ता हाली है, वो मेयार जो पहले पुराना था वो अब शायद ना रहा। अगर वो मेयार वापस आया तो शायद मेरा भी मुस्तकबिल उस तरफ हो। कुछ आपकी उपलब्धियों पर मैं बात करना चाहूँगा। आखिर में आ चुके हम लोग, कितनी ट्रॉफीज़ होंगी जो आप बैतबाजी में अभी तक जीत गए होंगे? क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं जिस तरह से पोस्ट देखता हूँ आपका मतलब उस हिसाब से लगता है कि दर्जनों भर लिए हो गया होगा आपके पास। ट्रॉफीज़ को कहीं काउंट तो नहीं किया लेकिन अलबत्ता ये बात है कि अभी तक जो है दिल्ली
के जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और राजस्थान में भी गए थे आप? जामिया में हमारे जितने कल्चरल इवेंट्स हुए और हम राजस्थान गए, और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अलावा और कई सारे मंच, मसलन जश्न अदब का एक बड़ा मंच है, वहाँ भी बैतबाजी का प्रोग्राम हुआ ज़ाहिर। तो अब अभी तक लगभग जहाँ भी गए हैं तकरीबन सबों में कामयाबी हासिल हुई है। हाँ वो तो है, मैं देखा हूँ वो चीज़। तो कितनी ट्रॉफीज़ होंगी? अब वो काउंट तो नहीं किया, लेकिन सभी जी सभी इवेंट्स की। चलिए, मैं चाहूँगा कि आखिर में आ चुके हैं, फिर से आप अपने लिखा हुआ कोई गज़ल सुना दीजिए, हम इंटरव्यू का एंड करेंगे। एक मतलब को शेर देखें कि एक सहरा में जाने कितने लोग हमारे छूट गए, एक सहरा में जाने कितने लोग हमारे छूट गए, तब से ऐसा लगता है कि सारे सहारे छूट गए। किस दुख पर हम टूट के रोएं, कौन सा किस्सा बतलाएं, किस दुख पर हम टूट के रोएं, कौन सा किस्सा बतलाएं। आप फ़कत बस इतना जाने, जान से प्यारे छूट गए। और एक साहिर से रोज़ाना मैं इस ज़िद पे अड़ जाता हूँ, एक साहिर से रोज़ाना मैं इस ज़िद पे अड़ जाता हूँ। वो नाटक दिखलाओ जिसमें चाँद सितारे छूट गए। हिजरत वाली रात बला का दर्द समेटे होती है, हिजरत वाली रात बला का दर्द समेटे होती है। उनसे जाकर पूछो जिनके राज दुलारे छूट गए। रफ्ता रफ्ता आसिफ के सब यार बिछड़ते जाते हैं, रफ्ता रफ्ता आसिफ के सब यार बिछड़ते जाते हैं। पिछले शब की ख्वाब में भी कुछ दर्द के मारे छूट गए। वाह वाह। आसिफ भाई, मुझसे बात किए, आप अपना टाइम, कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर रख दिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप फिर कीमती वक्त पर आ गए हैं। क्यों कीमती वक्त में क्यों मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे? पता है आप अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, इसके बावजूद आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और मेरे लिए वक्त निकाले, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ शायर आसिफ बिलाल। देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।